जनरेशन गैप समझते हैं? क्या होता है जनरेशन गैप? आपकी जनरेशन कौन सी है? हाँ, आपकी कौन सी जनरेशन है? आपकी जनरेशन का नाम क्या है? जी मिस जैनब, जो चल रही है। आपकी कौन सी है? जो चल रही है। आपकी कौन सी है मिस? जो चल रही है आपकी? 19वीं जनरेशन। और जी मिस हिबा, कौन सी जनरेशन है आपकी? जी आवाज आ रही है मिस हिबा? जी सर। कौन सी जनरेशन है आपकी? पता नहीं सर। जी मिस हुमैरा। आई डोंट नो। नहीं बता। जी मिस आयशा साद। जेन जी सर, मेरी तो जेन जी है। और और जी, और जो दूसरी मौलमात? तो नहीं पता सर। जनरेशन्स जो होती हैं ये बाकायदा एक आ, इसकी इसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च होती है। इसकी सोसाइटीज़ हैं दुनिया में बने हुए, और सोसाइटी ऑफ साइकोलॉजी जो है वो डिसाइड करती है कि कौन सी जनरेशन चल रही है और उसके क्या पैटर्न्स हैं। वो सीखती कैसे है, अमल कैसे करती है, उसका लेने का अंदाज कैसे है, डिलीवर करने का अंदाज कैसे है। तो अब पहला सवाल ये पूछना चाहिए, समझना चाहिए कि आप किस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरा सवाल ये होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स कौन से जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। तीसरा ये है कि जिनको आप पढ़ा रहे हैं वो किस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर इन तीनों जनरेशंस की, अगर आपके पेरेंट्स के जनरेशन का अगर आपको ना भी मालूम हो तो कम से कम अपने जनरेशन के बारे में मालूम, और आपके जो बच्चे हैं वो आपके टारगेट ऑडियंस है उनके बारे में मालूम हो। तो मिसाल के तौर पर जो बच्चे 1981 से 1996 के दरमियान में पैदा हुए, ये कहलाती है मिलीनियल्स। ठीक है? जो 1981 से 1996 के दरमियान में पैदा हुए ये मिलीनियल्स। और 1996 से लेकर जो 2012 तक पैदा हुए ये जनरेशन जी है, जेन जी कहते हैं इसको। और 2012 से लेकर जो 2024 और आगे 8 साल और जो पैदा होंगे वो जेन अल्फा है। ठीक है? तो इन 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 आवर स्कूल almost 60 to 70% students are belongs to which generation? हाँ, जेन अल्फा। ठीक है? अब अगली बात समझिए। अगली बात ये है, मेरे ख्याल में 1996 से 2012 के दरमियान में आप लोग पैदा हुए। हाँ, तो आप जेन जेन जी हैं, राइट? तो जेन जी और जेन अल्फा, इनके बारे में आप समझ लें। जेन जी भी मतलब एक लेटेस्ट जनरेशन है। ठीक? ये मोबाइल की जनरेशन समझ में आती है, लैपटॉप की जनरेशन समझ में आती है। तो हर जनरेशन पिछली जनरेशन से अपग्रेडेड होती है या उस या कम होती है? अपग्रेडेड होती है ना। तो जो नई जनरेशन आएगी वो अपग्रेडेड आएगी, अपग्रेडेड आएगी। तो अब मुझे बताएं, जेन अल्फा के आपके मेरे जमाने में एआई वीआई कोई बोलता है तो हमें तो नहीं पता। ठीक है ना? मैं बिल्कुल बॉर्डर पे पैदा हुआ हूँ, यानी जनरेशन एक्स जहां खत्म हुई है और मिलीनियल्स जहां से शुरू हुई है। आई वॉज बोर्न इन 1981, राइट नाउ आई एम 43। तो मैं बिल्कुल बॉर्डर पे, तो एक्स का ज्यादा मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस है। आई कंसीडर आई एम बिलोंग्स टू जनरेशन एक्स। लेकिन बहरहाल मैं फिर भी कहता हूँ नहीं नहीं, मैं मिलीनियल्स में हूँ। जेन जी का मसला ये है कि इस जनरेशन को आप हाव पे नहीं डाल सकते। 1996 से पहले वाले बच्चे को आप डायरेक्शन पे चला सकते थे, नमाज पढ़नी चाहिए, रोजा रखना चाहिए, वुजू करना चाहिए, रोजा एतकाफ करना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, जिक्र करना चाहिए, बड़ों का अदब करना चाहिए, मुआशरे में करना चाहिए, कचरा नहीं फेंकना चाहिए, पड़ोसियों के हुकूक अदा करने चाहिए। आप बयान देते रहें, वो सुनती रहेगी, समझती रहेगी। एक्टिव यानी ऑडिटरी लर्नर्स पर आप उसको पूरा इस्लाम समझा सकते थे।
इस बात को बहुत समझना है। आप कारी साहब आ गए, वो पढ़ा रहे हैं, वो भी ऑडिटरी मेथड से पढ़ा रहे हैं, अम्मा अब्बा भी ऑडिटरी मेथड से पढ़ा रहे हैं। पूरा इस्लाम हमने सुन के सीखा है। ऐसे ही है, जो पढ़ा इस्लाम वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में पढ़ा। सारी किताबें आपकी हाशिए उठा के देख लें और पूरा किताब का पूरा पैटर्न उठा के देख लें, सब ब्लैक एंड व्हाइट है। कहीं कोई विजुअल एड्स आपने पढ़ी हैं? अच्छा, अब आपके साथ तो हो गया जुल्म। आपका इस जनरेशन के लेने का क्राइटेरिया नहीं, जेन हाँ मेरे लिए ठीक था, आपके साथ ठीक नहीं वो, अगर आपने इस्लाम ऐसे पढ़ा। तो जेन जी को के साथ बदसलूकी है, ये बदसलूकी है। सलूक क्या है? खुश अच्छा अच्छा सलूक क्या है? अच्छा सलूक ये है कि अच्छा बर्ताव ये है कि जो जिस चीज से संभल सकता हो उसके साथ वो बर्ताव किया जाए। तो जेन जी के साथ बुरा बर्ताव ये है कि उसको ऑडिटरी लर्नर और ऑडिटरी मेथोडोलॉजी से पढ़ाया जाए। सुनो सुनाओ सुनाओ पढ़ो, बस पढ़ो सुनो, टीचर आए मैं तुम्हें सुना रही हूँ तुम सुनो, तुम मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तुम पढ़ो। ये बदसलूकी है इस जनरेशन के साथ। और आप डायरेक्शन पे नहीं चला सकते जनजी को। अच्छा, अगला आपने खुद समझना है, अगली जनरेशन के बारे में खुद समझना है। जब जेनजी को डायरेक्शन पे नहीं चला सकते तो जेन अल्फा को चला सकते हैं? हाँ भाई, जब आप नहीं चल सकते, आपका डिजाइन नहीं है, आपको डायरेक्शन से नहीं चलाया जा सकता, तो फिर जेन अल्फा को चलाया जा सकता है? नहीं चलाया जा सकता। तो जेन अल्फा चलेगी डायरेक्शन पे नहीं, डिस्कशन पर। जेनजी कैसे चलती है? डिस्कशन पे। अभी मिसाल के तौर पर आपने, आपके जहन में बहुत सा इंतशार मौजूद है, बहुत इंतशार है, वो अभी बिल्कुल आतिशफिशा जैसा है बहुत सारे आतिशफिशा आपके अंदर हैं, लेकिन वो अभी बस एक्टिव नहीं है। अगर आपसे किसी एक आतिशफिशा जो कि एक बहुत, और वो हर आतिशफिशा कवर्ड है सवालात से, एक सवाल को अगर एक्टिव किया, आप 10 और निकाल के ले आएंगे, और 10 पे डिस्कशन किया 100 निकाल देंगे, वो 10x मल्टीप्लाई होगा। मेरी आवाज सब तक आ रही है? वहां आ रही है सब? जी सर। और ले रहे हैं आप? बात समझ पा रहे हैं? जी सर। प्रेरी में? जी जी सर। जी। तो अब आपके अंदर बहुत सारे ऐसे इंतशार हैं जो कि आतिशफिशा की शक्ल में मौजूद हैं, एक्टिव नहीं है। एक होता है एक्टिव वोल्केनो, जो कि बस उसको इशारा चाहिए होता है वो फट जाता है। और एक होता है एक्टिव नहीं होता लेकिन वो होता आतिशफिशा। तो जेनजी डायरेक्शन पे नहीं चल सकती। जेनजी कैसे चलेगी? डिस्कशन पे। लिहाजा इस वक्त आप जब जेनजी को देखेंगे तो वो इस्लाम में उसकी वो यानी इंगेजमेंट नहीं है। अमली तौर पर, अमली इजहार में आपको जेनजी पीछे नजर आएगी, मिलीनियल्स आगे नजर आएंगे। यूनिवर्सिटी और कॉलेज की लड़कियां पढ़ रही हैं नमाज 5 वक्त की, कर रही हैं पर्दा, कर रही हैं सब कुछ। वजह क्या है? वजह यह है कि हमसे गलती हो रही है, मिलीनियल से गलती हो रही है, जो मिलीनियल्स पेरेंट्स हैं उनसे गलती ये हो रही है कि वो डायरेक्शन दे रहे हैं, वो अपना वाला मेथड अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और जनरेशन एक्स को कैसे चलाया जाता था? जनरेशन एक्स को तो डायरेक्शन भी दी जा सकती। वो ये कहा जाता था कि खुद पढ़ो खुद समझो और हमें बताओ तुमने क्या समझा है। उनको ये कहा जाता था कि बस ये देखो, ये तुम्हारे दादा हैं, जो तुम्हें कहें बस वो मानते रहो। अब ये बस सिर्फ मेंटोर मुंतखब किया जाता था और कहा जाता था बस इसके पीछे चलो, सही गलत नहीं पता, बस ये सही बात। अब ऐसा नहीं हो सकता। तो जब जेन जी का नहीं हो सकता, जो जेन अल्फा अपग्रेडेड वर्जन है, अपग्रेडेड अपग्रेडेड जनरेशन है, तो वो हाउ पे नहीं चल, डिस्कशन में हाउ डिफाइन नहीं होता, डिस्कशन में वाई समझाया जाता है। इस जनरेशन के अंदर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है, इस जनरेशन के अंदर ये बात बिल्ट इन है कि ये हाउ खुद निकाल लेगी। और अगर आप ये समझें कि ये कोई इंटरनेट का मजमून मैं आपको सुना रहा हूं, तो ये आप स्कूल से बाहर जाके समझ सकते हैं, स्कूल में नहीं समझ सकते।
स्कूल के प्रेमिसेस में आपको इस पर भरोसा करना पड़ेगा जो आपसे अर्ज किया जा रहा है, ठीक है? हाँ, स्कूल के बाहर आप ज़ाहिर है एक इंडिविजुअल हैं, अपनी राय रखते हैं, वो आप कुछ भी राय रखें। लेकिन स्कूल के अहाते में आकर आपको इस इस मौज़ू को इस ही तफ़हीम के साथ समझना पड़ेगा। इसकी यही तफ़हीम समझनी पड़ेगी कि जनरेशंस का ये जो तज़िया है, ये असल है, रिसर्च पर मबनी है। हम नहीं पढ़ते, लेकिन हमारा मौज़ू नहीं होता, मुसलमानों को इस तरह से नहीं चलाया जाता, लेकिन ये हकीकत है। तो हर जनरेशन की अपनी एक नेचर है, वो उस नेचर से अब नेचर क्या होती है? नेचर एक इनसाइड इन्फ्लुएंसर होती है, एक आउटसाइड इन्फ्लुएंसर होता है। तो आपका भी है, जेन ज़ी आपके कुछ इंटरनल इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंटरनल ड्राइवर्स हैं, जो आपके अंदर उभार पैदा करते हैं कुछ करने का, कुछ ना करने का। और आपके कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। जब आपको इस तरह से ट्रीट किया जाता है, तो आप कहते हैं जो काम कर भी रहे थे या करते आ रहे थे, आप कहते हैं बस अब तो नहीं करूँगी मैं, अब तो नहीं करूँगा। और हुआ क्या है आपके साथ? अगले बंदे ने आपका वो एक्सटर्नल फैक्टर जो जिससे आप इन्फ्लुएंस्ड होते और ड्राइविंग होती रहती, उसको छेड़ दिया। अल्लाह करे मैं अपनी बात समझाने में कामयाब हूँ। तो आपको अपनी क्लास में बहुत इक्विप्ड होके आना पड़ेगा और आपको इस्लाम सीखने के अमल में अपने आप को यानी थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा लिसनिंग मेथड से आगे जाकर। ये आपका आपके अपने ऊपर भी एहसान होगा, ठीक है? मुझे यानी मैं गाड़ी में 1-1 घंटे की ऑडियो बुक सुनता हूँ। 1.5 घंटे की, 2 घंटे की भी ऑडियो बुक सुन लेता हूँ, ठीक है? लेकिन मेरे बच्चे 3-4 मिनट की वही ऑडियो बुक अगर सुनाऊँ मैं उनको, तो वो हाथ जोड़ते हैं पीछे से कि ये रहम करें हमारे ऊपर, आप बता समझ नहीं सकते कि हम किस कर्ब में मुब्तला हैं, ठीक है? वजह क्या है? वजह ये कि उस ऑडियो से मुझे फ़ायदा पहुँच रहा है, मुझे तो बहुत फ़ायदा हो रहा है, मेरे तो आँसू निकल रहे हैं। मौलाना ताक़िब साहब के 3-3 घंटे के बयान सुनते थे, तो कैसेट में लगाकर। अब सुना के दिखा दें, 5 मिनट की वीडियो सुना के दिखा दें किसी यूट्यूब पे क्या देखते हैं सबसे पहले? क्या देखते हैं? वीडियो देखते हैं या उसकी टाइमिंग देखते हैं? टाइमिंग्स देखते हैं। और जब मोबाइल पे आती है तो उसका डाटा देखते हैं, है ना? तो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि ड्राइव करते हैं आपको एज लेसन्स इन इस्लाम की मुरब्बिया बनने के लिए, मुअल्लिमा बनने के लिए ये समझना पड़ेगा कि उन असलहे से आप लेस हैं या नहीं हैं, जो कि जिससे आप बच्चों को इस्लाम का व्हाय डिफाइन कर सकेंगी। तो कम से कम अब ये एक पॉइंट है, इसको समझना है, ये हल नहीं हुआ, ये सिर्फ़ एक आपके लिए एक नुक्ता है जिस पे आपको सोचना है, फ़िक्र करना है, इक्विप करना है, आगे बढ़ना है, डिस्कशन करनी है और आपको डायरेक्शन नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? डिस्कशन कीजिए पॉइंट्स पर, इस्लामी मौज़ूआत पर डायरेक्शन मत लीजिए, वरना ये आप अपने साथ बहुत बदसलूकी कर रही हैं और आपको ये इल्म अमल पे नहीं डालेगा, रुकावट पैदा करेगा। और फिर कोई आएगा एक्सटर्नल, बहुत सारे लोग स्टेज पे आएँगे, थ्री पीस सूट पहनकर, वो आपको वाई समझाएँगे, आप बोलेंगे, ओहो! ये वो आदमी है जिसके पीछे चलना है हमें। फिर आप मत कहिएगा कि देखो उम्मत कहाँ जा रही है और लोग कहाँ जा रहे हैं और वो देखो वो उसके पीछे जा रहे हो फलाना, ये फिर लेकर मत आएँ। या तो ये मेथड समझें और अपने आप को इक्विप करें और लोगों को गाइड करें। और अगर आपके पास वो एहलियत नहीं है तो फिर मुँह बंद करके टेप लगा के घर पे बैठे रहें, आप कंप्लेन मत करें। दूसरी बात और आखिरी बात, वो ये कि एक है मेन कोर्स और एक है कुछ सलाद। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा एक मेन मील होता है और एक टमाटर है, खीरा है, फलाना है, ढिमकाना है। अच्छी चीज़ है, दही है, रायता है, अच्छी चीज़ है, चटनी है, अच्छी चीज़ है। खाने के लिए क्या है? मेहमान को खाने के लिए खीरे पे बुलाया? यानी खीरा खिलाने के लिए बुलाया? नहीं। तो जो खिलाने के लिए बुलाया है वो मेन चीज़ है। बाकी क्या है? उसके लवाज़िमात हैं, एक्स्ट्रा टॉपिंग्स हैं। तो ऐसे ही जब आप क्लासरूम में जा रही हैं तो लेसन इन इस्लाम का मेन मील क्या है? मेन मील कोर्स क्या है? हदीस, नाज़रा, दुआएँ। ये 3 चीज़ मेन मील है। बाकी आदाब, सुन्नतें, फलाना और इतनी तमाम चीज़ें जो कुछ भी हम बच्चों को दिखा रहे हैं, ये वो सलाद है। मैं माज़रत चाह रहा हूँ, ये शायद बहुत बुरी ताबीर होगी,
लेकिन डिस्कशन के हवाले से मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ एग्जाम्पल से कि एक रिलेटिबिलिटी पैदा हो सके, आप इसको समझ सकें कि मेन कोर्स पे कॉम्प्रोमाइज ना कर लें आप कहीं के वो हो। अब देखो, तो जो मेन कोर्स है वो क्या है, मेन मील क्या है, नाजरा, हदीस, दुआ, 3 चीजें। इन पर कॉम्प्रोमाइज किए बगैर अगर आदाब पे डाल सकते हैं, चीजों पे डाल सकते हैं, करें, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इस पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो ये तो फिर ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि आपने मुझे बुलाया और खीरा और टमाटर और प्याज खिलाकर और मैंने तो मेन मील ही नहीं खाया, है ना। ये बात वाज़ेह हो गई। तो किस जो मेन मील है हमारा, हमारे कोर्स का, वो क्या है, नाजरा। नाजरा से शुरू कर, हमारा मेन मील है नाजरा। दूसरा क्या है, हदीस। तीसरा क्या है, हदीस। दुआएं। ये मेन मील है हमारा, और इसी सीक्वेंस के साथ, विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन नाजरा, ऑन हदीस, ऑन दुआ, हम बाकी सारे कंडक्ट। दूसरा, एक तीसरी चीज वो क्या है, बहुत सारी चीजें सिर्फ आप अपने एनवायरनमेंट में मेक श्योर करें, बच्चों के पीछे ना लगें। बच्चों की चीज वो जेन अल्फा को आप मत गाइड करें, वो उसको आप एनवायरनमेंट में डाल दें। कॉपी कैट समझते, कॉपी कैट समझते हैं क्या होता है कॉपी कैट? हाँ, कॉपी कैट को का एक लफ्ज है नक्काली, एक लफ्ज है जो कि एजुकेशन पेडागोजी में इस्तेमाल होता है, इस्तेलाह इस्तेमाल होती है विच इज कॉल्ड इमिटेशन, और एक लफ्ज जो कि इस्तेमाल होता है दीन की इस्तेलाह में विच इज कॉल्ड तकलीद। तकलीद, इमिटेशन, नक्काली, कॉपी, ये सब एक चीज है, लेकिन अपने अपने ग्राउंड की इस्तेलाहात हैं। तो हमारे यहाँ, और बच्चे की फितरत तकलीद है, और अगर कोई तकलीद नहीं करता वो फितरत का इनकार करता है। तो बच्चे की फितरत तकलीद, उसकी उसका जो नेचर है वो नक्काली है। तो हमें कुछ नहीं करना, अगर हमने ये क्रैक कर लिया और इसका हमें यकीन हो गया कि जो बच्चे हमारे सामने हैं उनका जो नेचर है वो क्या है, दरख्त की नेचर है कि वो पानी को खुद ही ऊपर पहुंचाएगा ना। अब तो पानी ऊपर वाले पत्ते पे डालते हैं आप, आपको बस ये पता है कि इसकी नेचर क्या है, इसकी नेचर ये है कि आपको पानी जड़ में डालना है और वक्त पे डालना है, वक्त पे डालना है, जड़ पे डालना है, वो बाकी पानी खुद ही जहां जहां उसको जरूरत होगी वो खुद ही लेके जाएगा, ऐसे ही है। लिहाजा 3 मेन पॉइंट्स मैंने आपसे अर्ज किया है। पहले मैंने आपसे एक खुलासा रखा कि एटीट्यूड और स्किल्स की स्मेल आ रही है, कि वो कम हो रहा है, आपने उसको इंडोर्स किया, उसके बहुत सारे रीजंस बताए। उसके जवाब में मैंने आपसे 3 बातें रखी। एक बात मैंने आपसे कहा कि आप इसको पढ़ें और समझें, क्या, जनरेशंस की स्टडी को पढ़िए, ठीक है, उसके पैटर्न्स को समझिए। दूसरी दूसरी चीज मैंने आपसे अर्ज की, क्या, मेन मील है। मेन मील क्या है, नाजरा, हदीस दुआ। हदीस, दुआएं। इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सारे बच्चों का नाजरा एज अप्रोप्रिएट, जितनी तख्तियां हमने तय की प्री के 1 में, हम प्री के 1 के बच्चों को देखिए, प्री के 1 में बच्चा, जो मैंने पूरा प्लान किया था वो ये था कि हम नाजरा नहीं पढ़ाएंगे, की वजह ये कि एज क्राइटेरिया 2.5 साल था। मुझे एडमिशन चाहिए 2.5 साल का, उसकी उम्र होगी 30 माह। 30 माह के बच्चे को हमें नाजरा नहीं पढ़ाना, उसको हम तख्ती नंबर 1 सिर्फ सुनवाएंगे। लेकिन अब प्री के 1 में अगर कोई बच्चा 30 माह से ऊपर का बैठा हुआ है तो उसको तख्ती नंबर 1 पढ़ाएंगे। कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना भाई, उसकी कोई वजह, किसी वजह से है। एज क्राइटेरिया प्री के 1 का डिफाइंड है कि 2.5 साल की उम्र एज क्राइटेरिया है, लेकिन उसमें 2.5 साल का कोई बच्चा नहीं बैठा हुआ। फैसलाबाद में 2.5 साल का कोई बच्चा ही नहीं है हमारे पास। तो अब प्री के 1 वाली चीजें तो नहीं है ना। प्री के 1 में जो सिलेबस मैंने रखा है वो 10 हदीसें, फलाना फलाना, ये सारी 10 दुआएं और ये सारी चीजें टूवर्ड्स हदीस, और ये सारी चीज 2.5 साल के बच्चे को सामने रख के की। और वो 10 साल पहले हमने कहा था हमें ये एडमिशन चाहिए। अब अगर हमें एडमिशन प्री के 1 में 2.5 साल का नहीं मिल रहा तो हम ये थोड़ी कहेंगे चूंकि ये प्री के 1 का है। वो कंटेंट क्लास वाइज नहीं है, एज अप्रोप्रिएट कंटेंट है। समझ में आ रही है? प्री के 1 का कंटेंट 30 माह के बच्चे के लिए, 30 से लेकर और 40 माह के बच्चे के लिए, राइट। और
30 से 40 माह होगा, 10 महीने ना, हाँ। तो 30 माह का आया ना बच्चा, भाई 2.5 साल का बच्चा 30 माह का होगा बस। 10 महीने का साल होता है, तालीमी साल, ठीक है, तो हो गया 40 माह, सही बोल रहा हूँ। तो 30 माह से 40 माह का जो करिकुलम है वो प्री के 1 का है। लेकिन बच्चा अगर 30 माह का नहीं हो और 30 से 40 माह का नहीं हो तो फिर तो प्री के 1 का नहीं है, वो तो एज अप्रोप्रिएट जो कंटेंट कंज्यूम करने की एबिलिटी है उसकी वो ज्यादा है। अब प्री के 2 के अंदर जो बच्चा है उसके के बारे में कहा था कि अब ये बच्चा 40 माह के होकर 42 माह का बच्चा आपके पास आया है, इसकी उम्र 3.5 साल है। तो जी कोई बात नहीं, 42 माह का बच्चा है, 42 माह के बच्चे के लिए हम ये पढ़ाएंगे, उसको 10 हदीसें पहले याद करा चुके हैं तो उसको 10 को कैरी करके चलना, 10 को छोड़ के ही चलना। 10 के साथ अब मैंने वहां पे सुना फैसलाबाद में बच्चों का कि जी वो हदीस नंबर 11 को वो कह रहे हैं हदीस नंबर 1, कि ये प्री के 2 की हदीस नंबर 1 है, वो हदीस नंबर 1 है ही नहीं। इसका मतलब है कि वो कंटिन्यूटी उसके जहन के अंदर जुड़ी ही नहीं है। और जो बच्चा प्री के 2 में डायरेक्ट एडमिशन आया है तो अब उसका करिकुलम पहली हदीस तो है ही नहीं, उसकी तो 11 हदीस है। जो 10 हदीस है वो तो हैं उसके पास। लेकिन प्री के 1 जो प्री के 2 में बच्चा आया है नाजरा के एतबार से वो कहाँ खड़ा हुआ है। तो हमने जो प्रैक्टिसेस तय की हैं वो प्रैक्टिसेस एज पर स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, लेकिन अगर कोई बच्चा उस स्टैंडर्ड क्राइटेरिया पे नहीं है तो फिर उसको एड लगेगी। क्या लगेगी? क्या लगेगी? टीचिंग एड लगेगी, लर्निंग एड लगेगी। उस टीचिंग एंड लर्निंग एड के लिए हमने वीडियोस बनाई। आप देते हैं वीडियोस पेरेंट्स को? नहीं देते। हाँ, नहीं देते। क्यों दी थी कोविड में? क्योंकि एड की जरूरत थी ना। एक बच्चा जिसको हदीस पढ़ा रहे हैं वो हदीस नहीं पढ़ रहा और वो एज के एतबार से नहीं याद है तो उसको टीचिंग एड की जरूरत है ना। हमने सारी दुआओं की सारी हदीस की टीचिंग एड्स बनाई हुई है, तो एड दीजिए। सब्सटीट्यूट लेते हैं नहीं लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं नहीं लेते हैं, अगर आपके अंदर कोई डेफिशिएंसी हो लैकिंग हो तो उसकी एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स लेते हैं नहीं लेते हैं। तो अगर नेचुरल मेथड से कोई चीज नहीं डेवलप हो रही वैसे तो फिर उसको सप्लीमेंट्स चाहिए। तो वो जो टीचिंग एड्स हैं या लर्निंग एड्स हैं वो सप्लीमेंट्स हैं, तो दीजिए सप्लीमेंट्स। वो बनाई इसीलिए है, पेरेंट्स को दीजिए कि वो बच्चों को ऐसे पढ़ाएं। वो हमने कौन सा घर में छुपाने के लिए रखी है? राइट। ऐसे ही नाजरा की बनाइए। बनाइए, क्या ये सब रखा हुआ है यहाँ पर, क्या मसला है नाजरा की ईट बनाने में? बनाइए। तख्ती नंबर 1 कैसे याद कराती हैं, उसके क्या ब्रेकअप्स हैं, तख्ती नंबर 2 बनाइए, 3 बनाइए, चाहे 16 तख्तियां हैं बस, उसके सारे कवायद बनाइए, हर चीज की एड्स बनाइए, बैठ जाइए। तो अब वो बच्चा जो आपके क्लासरूम के स्टैंडर्ड से पीछे जा रहा है उनके पेरेंट्स को वो एड दे दें, बोले इसको 10 दफा सुनाओ। बच्चे को, हमारे बच्चों को, अब हमारे मुआशरे के बच्चों को अरबिक की में नज़में याद हैं, अभी वो एयर एंड ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। तो इतनी मुश्किल चीज उसको कैसे याद हो गई? उस पर एक्शन भी याद करा दिया आपने। कितनी बड़ी एसोसिएशन आ गई कि एक्शन को जहन में रखना है पर उस पर यानी पोयम को जहन में रखना है पर उस पर एक्शन करना है, ये इतनी मुश्किल काम करा दी। तो भाई आप नाजरा की एड्स बना दीजिए, अपने काम को आसान कीजिए। बात वाजे हो रही है? जी सर। जी, हाफिजा आयशा साद साहिबा, जी जी सर। वहां की टीचर्स को समझ में आ गई। अब लेके बैठ जाइए कितनी एड्स मौजूद हैं और कितना गैप है, लेके बैठ कर 1 हफ्ते में आप सारी चीजें बना दीजिए। अब ये कहना छोड़ दीजिए कि बच्चे चूंकि छुट्टी पे गए थे, बच्चे फलाना, बच्चे बहुत एडवांस वर्जन है, आपसे संभल रहे नहीं है। मिसाइल्स में भी जनरेशन आ गई हैं, आप वो जनरेशन जिस जिस जनरेशन के मिसाइल हैं आप उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रहे। मुझे इसके अलावा कोई लैकिंग नजर नहीं आ रही। राइट। तो आप बनाते हैं सब्सटीट्यूट्स, बनाते हैं लर्निंग एड्स, बनाते हैं, देख लें हमने बहुत सारी बनाई हुई है, मिस आयशा इमरान ने बहुत सारी बनाई हुई हैं। उसी पैटर्न पे बैठकर आप और बना दीजिए। अब तो कैनवा आ गया, उस वक्त तो सिर्फ पावर पॉइंट पे बनाई थी, अब तो और अच्छी बना सकते हैं। मैं तो कहता हूँ पिछली वाली भी रिवाइज कर लें और अच्छी बना दें। सब कुछ मौजूद है आपके पास, और बना दें अच्छी। सिखाएं इन लोग को चीजें। किस किस को कैनवा नहीं आता? आप दोनों को आता है।
वो इसमें फुल और हाफ नहीं है, या तो आता है या नहीं आता। ठीक है। हाँ, बस अपना काम इतना हो कि वो प्रेजेंटेबल हो, और चीजें याद करें, उल्टी सीधी हरकतें ना करें कि भाई आपने को मोबाइल से ऑडियो रिकॉर्ड कर दी, वो काफ को काफ पढ़ लें बच्चे, ये सब ना हो। क्लियर ऑडियो, ये सारे माइक वाइक यहाँ मौजूद हैं। करें आकर, किसी भी दिन मैं नहीं हूँ यहाँ पर, आके इस्तेमाल करें, कमरे में आप लॉक करें कमरा, रिकॉर्ड करें एक दिन में सारी चीजें रिकॉर्ड करके। और बहुत अच्छा अगर कुछ कराना है तख्तियों को, तो वो कारी मसूद साहब हैं, उनकी हेल्प ले लें। ये सब करके टीचिंग लर्निंग एड्स करें। मेरे ख्याल में आपके पास बहुत सारा टाइम निकल जाएगा सलाद का भी। ठीक है, मेन मील कोर्स के अलावा। कोई सवाल है तो पूछिए, फिर हम मीटिंग खत्म करें।